हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का पहला अध्याय। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, ये है आपका अध्याय 1 भारतीय संविधान। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। तो बच्चों चलिए अब शुरू कर लेते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पहला पाठ भारतीय संविधान। और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्नोत्तर में। ध्यान दें आप। सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पर पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। पाठ के बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछे होते हैं जिनके उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ के बीच वाले जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर आपको बता रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, मूलभूत शब्द से आप क्या समझते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दें। और ये प्रश्न बच्चों आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं पेज नंबर 6 यानी कि पेज नंबर 6 पर आप देखें, आपको ठीक इसी प्रकार से एक प्रश्न दिखाई देगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे बच्चों। उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, मूलभूत शब्द का अभिप्राय है मौलिक या आवश्यक। क्या है मूलभूत का अभिप्राय, मौलिक या आवश्यक। उदाहरण के लिए, यदि हम कोई खेल खेलना चाहते हैं तो हमें उस खेल के मूलभूत नियम जानने होंगे। क्या समझे बच्चों। आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप क्रिकेट से संबंधित सारे नियम जानते हैं, और कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी के नियमों को जानते हैं, तभी तो खेल पाते हैं ना अच्छा सा। तो इसलिए मूलभूत शब्द का भी यही अभिप्राय है कि मौलिक या आवश्यक। यदि हम कोई खेल खेलना चाहते हैं तो हमें उस खेल के मूलभूत नियम जानने होंगे। यही क्या है, मूलभूत का अर्थ है। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है आपका, नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी। ये प्रश्न भी आपको पेज नंबर 6 पर मिलेगा। तो आप देखें अपना पेज नंबर 6 अपनी पाठ्य पुस्तक में, इसी प्रकार का आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा कि नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी। उत्तर में आप लिखेंगे, इस प्रकार से लिखें, 1990 यानी 1990 में बने नेपाल के संविधान के अनुसार नेपाल में राजतंत्र की स्थापना की गई थी। नेपाल के लोग नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए नया संविधान चाहते थे। समझिए ना आप। इस प्रकार से आप जो इस प्रश्न का उत्तर लिखें और इसे याद करें। आगे बच्चों तीसरा प्रश्न है, अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि राज्य और सरकार के बीच क्या फ़र्क होता है। जानते हैं आप राज्य और सरकार में क्या अंतर होता है बच्चों। नहीं जानते, चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको उत्तर में बता देंगे। यहाँ पर आप ध्यान दें, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 13 पर। कहाँ पर, पेज नंबर 13 पर। आप जो है 13 नंबर पेज देखें अपनी पाठ्य पुस्तक का, वहाँ पर आपको इस प्रकार का एक प्रश्न मिलेगा। उत्तर में क्या लिखेंगे आप। उत्तर इस प्रकार से लिखें, राज्य और सरकार में अंतर। सबसे पहले आप हेडिंग डाल के लिखें राज्य। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे भारत राज्य, चीन राज्य आदि। क्या समझे। इस प्रकार से आप राज्य के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद सरकार क्या होती है बच्चों, सरकार के बारे में लिखेंगे। सरकार, फिर हेडिंग डाल के लिखेंगे, सरकार कानून बनाती है, उन्हें लागू करती है। सरकार को चुनावों के द्वारा बदला जा सकता है। तो इस प्रकार से आप राज्य और सरकार के बीच में क्या अंतर है ये समझ गए होंगे। इस प्रकार से आप देखें, ये तीसरा प्रश्न था आपका और उसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक बार राज्य लिखें, हेडिंग डाल के उसके बारे में, फिर सरकार और उसके बारे में। चौथा प्रश्न बच्चों आप ध्यान देंगे, निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और ये प्रश्न आपको मिलेगा 14 नंबर पेज पर। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के 14 नंबर पेज पर देखें बच्चों, आप जो है, और वहाँ पर जो है आपको इसी प्रकार का एक प्रश्न मिलेगा, निम्नलिखित परिस्थितियों में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और 1 2 3 4 करके देखेंगे। यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो कौन से कानून का उल्लंघन हो रहा है। नंबर दूसरा है, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है। और तीसरा है यहाँ पर, यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। अगला है, चौथा पॉइंट है यहाँ पर, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है,
तो यहाँ पर जो चार हैं आपके लिए, चार बिंदु हैं, चारों पर आपको ये देखना है कि कौन से अधिकार का हनन हो रहा है। तो उत्तर बच्चों आप इस प्रकार से लिखें, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और किनका हो रहा है उल्लंघन? शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और दूसरे में लिखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तीसरे में लिखेंगे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और चौथे के बदले आप लिखेंगे समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों हमारे देश में समान समझे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो देख सकते हैं आप इन चार जो प्रश्न हैं आपके लिए, चारों प्रश्नों के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनके उत्तर आप पहले के बदले में पहला लिखेंगे, दूसरे के बदले दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी क्रम में आप उनके उत्तर लिख सकते हैं। अगला है बच्चों पांचवा प्रश्न। यहाँ पर संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाएं कि वे कर्तव्य कौन से हैं और लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप अपने शिक्षक से भी पता कर सकते हैं बच्चों, और हम भी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप पेज नंबर 15 पर ये आपको जो है ये प्रश्न देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा ये प्रश्न? पेज नंबर 15 पर देखें आप, आपको इस प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे बच्चों हमारे मूल कर्तव्य, और फिर हेडिंग डाल के लिखें आप नंबर 1। क्या है हमारे मूल कर्तव्य? नंबर 1 संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रध्वज, जानते हैं ना आप जो हमारे देश का झंडा है, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना। ठीक है। दूसरा है मूल कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कायम रखना और उसकी रक्षा करना। उत्तर में लिखेंगे तीसरा पॉइंट राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक विचारों को संजोए रखना और उनका पालन करना। चौथा पॉइंट लिखेंगे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। और पांचवा लिखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो अपने इस प्रश्न का, पांचवें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये आपका पांचवा प्रश्न है बच्चों, और उसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखें। इसके बाद आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर है आपके लिए चित्र आधारित प्रश्न। और पहला प्रश्न है मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह से दुरुपयोग कर रहा है। मॉनिटर जानते हैं ना आप, आपकी क्लास में मॉनिटर होगा, कोई बच्चा मॉनिटर होता है क्लास में, तो मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है। और ये प्रश्न भी आपको मिलेगा पेज नंबर 7 पर, यानी कि 7 नंबर पेज पर देखें, इस प्रकार का आपको एक प्रश्न मिलेगा। और इसमें आप इस प्रकार से वहीं पर आपको एक चित्र देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप एक चित्र बना सकते हैं बच्चों, साथ साथ देख रहे हैं ना आप यहाँ पर। तो इसी प्रकार का आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में जो चित्र मिलेगा उसका जो है आप चाहे तो फोटो लगा सकते हैं, यहाँ पर फोटो स्टेट करके लगा सकते हैं, या किसी और तरह से अगर आप पेंसिल से बना सकते हैं तो आप चित्र बना के इसी प्रकार से इसे लिखेंगे। ठीक है। और इसके बाद अगला है बच्चों, यहाँ पर जो है उत्तर में लिखेंगे पहले आप मॉनिटर एक दबंग किस्म का लड़का है, वह अपनी शिक्षिका की अनुपस्थिति में एक बेकसूर सहपाठी को तंग करता है तथा शिक्षिका के लौटने पर उसकी झूठी शिकायत भी करता है तथा उसे सजा दिलवाता है। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं मॉनिटर के बारे में। ध्यान रहे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया ये चित्र आपको आपकी पाठ्य पुस्तक यानी कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पेज नंबर 7 पर देखने को मिल जाएगा, यानी इसी पाठ के अंतर्गत। इसके बाद अगला जो है दूसरा प्रश्न है बच्चों, नीचे दी गई किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कै खै गए करके दे रखें, जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपनी मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है, या फिर ख वाला है जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है, या फिर ग वाला है जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ FIR दर्ज न की जाए। तो आप देख रहे हैं ना, ये आपका प्रश्न काफ़ी लंबा प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है, और इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? उत्तर आप लिखेंगे ख वाला जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। ठीक है। और ग वाला भी आपका सही है, जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ FIR दर्ज ना की जाए। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों अगला है तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपका, और यहाँ पर है उपरोक्त चित्रकथा के अंतर्गत पट्ट में कौन से लोग अल्पसंख्या में हैं, बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसलों से या अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है। तो इस प्रश्न को
आप देख सकते हैं पेज नंबर 8 पर। कहाँ पर देखेंगे बच्चों? पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक के 8 नंबर पेज को देखें। वहाँ पर आपको इस प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा और इसका उत्तर आप फिर वहीं पर जो है आपको एक चित्र मिलेगा। चित्र के रूप में इस प्रकार से आप उसे बना सकते हैं या उसकी अपनी किताब से फ़ोटो स्टेट करके उसकी फ़ोटो वहाँ पर चिपका सकते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। देख लेना आप ये वाला चित्र। और साथ में आप लिखेंगे उत्तर में क्या लिखेंगे? नंबर 1, 2 करके लिखेंगे। लड़कियां अल्प संख्या में हैं। लड़के क्रिकेट खेलना चाहते हैं जबकि लड़कियां बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं। ठीक है। और शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। लड़कों की संख्या अधिक होने के कारण फैसला उनके पक्ष में जाता है। इस प्रकार बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसले से अल्पसंख्यक गुट को दबाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया, फ़ोटो को आप फ़ोटो स्टेट कर सकते हैं अपनी किताब से और उसको बीच में चिपका सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, चौथा प्रश्न। शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टीवी नहीं देखा? ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? और ये प्रश्न बच्चों आपको मिलेगा पेज नंबर 9 पर। 9 नंबर पेज पर देखें आप और वहाँ पर आपको एक चित्र भी मिलेगा इस प्रकार का। आप इसकी भी फ़ोटो कॉपी कर सकते हैं और इसे यहाँ पर चिपका सकते हैं। ठीक है। और उत्तर में क्या लिखेंगे आप बच्चों? उत्तर लिखेंगे, शबनम ने टीवी न देखकर परीक्षा के लिए 2 अध्याय तैयार कर दिए। इन अध्यायों में से बहुत से प्रश्न आए और शबनम ने उन प्रश्नों का उत्तर ठीक लिखा। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मैं भी वही करता या करती, अगर लड़की हैं आप तो करती लिखें, जो शबनम ने किया। ठीक है। तो इस प्रकार से आप चित्र लगाने के बाद नीचे यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं बच्चों पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न। इससे पहले जो हमने आपको प्रश्नों के उत्तर बताए, ये क्या थे? पाठ के बीच में से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं पाठ के अंत में। आप देख सकते हैं जहाँ पर आपका पाठ समाप्त हो जाता है उसके अंत में कुछ प्रश्न जो है दिए हुए हैं। पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ध्यान दें बच्चों। पहला प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? जानते हैं आप किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों हमें संविधान की जरूरत पड़ी? चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे संविधान की जरूरत और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। ठीक है, रच सकते हैं लिखें। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह ऐसे नियम निश्चित करता है जिसके द्वारा शासकों के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग ना कर सके। तो इस प्रकार से आप जो अपने उत्तर को लिख सकते हैं। हेडिंग जरूर डालें आप। हेडिंग लिखें मोटे मोटे अक्षरों में और संविधान की ज़रूरत, और उसके बाद यहाँ पर 3 पॉइंट में अपना उत्तर दे सकते हैं बच्चों। याद रहे, याद भी करें प्रश्नों को, अच्छे से समझें। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए 2 दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है। दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा अंतरिम संविधान में से लिया गया है। ये है आपका प्रश्न। और यहाँ पर जो है आप जो एक टेबल बनाएंगे इस तरह से और देख सकते हैं यहाँ पर 1990 का नेपाल का संविधान और 2007 का अंतरिम संविधान। यहाँ पर लिखा है भाग 7 कार्यपालिका। यहाँ पर जो है कार्यपालिका भाग 5, अनुच्छेद 35 कार्यकारी शक्तियाँ, अनुच्छेद 37 कार्यकारी शक्तियाँ और नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश और मंत्रिपरिषद की में निहित होंगी। और यहाँ पर लिखा है नेपाल की कार्यवाही मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। तो इसी प्रकार से आप इस टेबल को बनाएं और जैसे इसके बीच में लिखा हुआ है ये सब आप लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों ध्यान देंगे, आगे यहाँ पर पूछा गया है कि नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई देता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है? यदि है तो क्यों? ठीक है। तो ये प्रश्न है आपका, काफ़ी लंबा प्रश्न है बच्चों, ध्यानपूर्वक देखें। प्रश्न दूसरा ये और इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। आप लिखें उत्तर, नेपाल को नए संविधान की आवश्यकता है। नंबर 1 यहाँ पर जो है हेडिंग डाल सकते हैं आप। उसके बाद लिखेंगे नंबर 1,
1990 के संविधान में कार्यकारी शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित हैं, जबकि 2007 के अंतरिम संविधान में सत्ता की कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेंगी। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हाँ, नेपाल को नए संविधान की जरूरत है क्योंकि 1990 के संविधान में ये आदर्श निहित हैं जो नेपाल की जनता चाहती है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है ये, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता? उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखें, अगर शक्ति पर कोई अंकुश नहीं हो तो उसके बाद हेडिंग डाल के लिखें नंबर 1, नंबर 2 करके। नंबर 1, निर्वाचित प्रतिनिधि शक्तियों का दुरुपयोग करते तथा अपनी मनमानी करते। दूसरा पॉइंट लिखें बच्चों, वे किसी को भी डराने, धमकाने और दबाने की कोशिश करते और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करते। तीसरा पॉइंट लिखें, वे अपने निर्णय जनता पर जबरदस्ती थोपते जिस कारण से नागरिक अपने अधिकारों व स्वतंत्रताओं का उपयोग नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं इस तीसरे प्रश्न का। ध्यान दें बच्चों। और उसके बाद चौथा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन हैं? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक एक कारण बताइए। आई बात समझ में बच्चों? और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या गया करके दिया हुआ है। एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं। और ख है, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। और ग वाला है यहाँ पर, एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं। और घ वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं घ में 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। तो आप क्या करेंगे? उत्तर में लिखेंगे बच्चों। उत्तर आप इस प्रकार से लिखें पॉइंट बनाकर। नंबर 1, महिलाएं अल्पसंख्यक हैं। महिलाओं के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भी पुरुषों के बराबर योग्यता रखती हैं एवं स्कूल में पुरुषों के बराबर ही भूमिका निभाती हैं, है ना बच्चों। उसके बाद दूसरा जो है पॉइंट लिखेंगे, बौद्ध अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया गया है, इसलिए प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास करने का अधिकार है। तीसरा पॉइंट लिखें, मांसाहारी अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। ठीक है। और चौथा पॉइंट लिखें बच्चों, गरीब परिवार के विद्यार्थी अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि प्रतिभा का विकास हो सके। तो देख रहे ना आप, थोड़ा लंबा चौड़ा उत्तर है इसका, इस प्रश्न का। तो आप इस प्रश्न को जैसे देख सकते हैं बच्चों, ये चौथा प्रश्न है और इसके जो है अलग अलग टुकड़े हैं यहाँ पर खंड में देख सकते हैं आप क्या क्या गया गया में। उत्तर भी आप इस प्रकार से पॉइंटों में लिख सकते हैं और इन्हें याद करें बच्चों। अगला पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बच्चों, वहाँ पर एक टेबल बनी होगी और उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे पॉइंट करके। नंबर 1, संघवाद में 3 स्तर की सरकारें होती हैं तथा तीनों स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि कोई अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। आई बात समझ में? और तीसरा है यहाँ पर, तीसरा पॉइंट आपके लिए, मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए दिए गए हैं। चौथा पॉइंट लिखें बच्चों, देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है ये आपका और यहाँ पर जो है उत्तर में आप एक एक पॉइंट करके अच्छे से लिखें और उन्हें याद करें। अगला प्रश्न है बच्चों, छठा प्रश्न है, इस नक्शे में निम्नलिखित देशों पर रंग भरें। और कौन कौन से देश हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। कहे भारत को लाल रंग से भरें, नेपाल को हरे रंग से भरें और बांग्लादेश को पीले रंग से भरें। ठीक है, अपने आप उत्तर जो है स्वयं आपको करना होगा। देख रहे ना आप यहाँ पर। इसके बाद जो है उत्तर को आपने छात्र स्वयं करें, तो उत्तर आप जो है स्वयं कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार का एक मैप ले लें आप मार्केट से और जो जो यहाँ पर बता रखे हैं जिस कलर में आपने करना है उस कलर में यहाँ पर बता रखा है कि भारत को लाल रंग में, नेपाल को हरे रंग में और बांग्लादेश को पीले रंग से आपने दिखाना है। तो बच्चों
इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे और इसी प्रकार आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे अपने सारे सवालों के उत्तर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।